मेरा गेट क्लियर होना और एनआईटी मिलना मेरे लिए बड़ी बात है और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ निखिल सर की हेल्प की वजह से। मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं पिछले 2-3 सालों से निखिल सर से प्रिपरेशन करता आ रहा हूँ। तो निखिल सर ने अच्छा कंसेप्ट करके दिया था। तो मैं निखिल सर की स्टूडेंट हूँ और थैंक्स टू निखिल सर। मैं निखिल सर जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। निखिल सर और उनकी पूरी की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू निखिल सर। थैंक यू वेरी वेरी मच निखिल सर। थैंक यू निखिल गोयल सर। थैंक्स लॉट टू निखिल सर एज वेल। और निखिल सर का लेक्चर तो था ही। निखिल सर की क्लास से बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं निखिल सर की वीडियो स्टार्टिंग से देखता था। इस सारी मेहनत जो भी है वो विद द गाइडेंस ऑफ निखिल सर है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू श्रेष्ठ क्लासेस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एसएससी के 10 मिनट कंसेप्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग इंक्लूडेड एंगल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, स्कोरिंग है, फिर सबसे बड़ी बात है कि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के रिगार्डिंग तो सारे टॉपिक 10 मिनट में आप लोगों को इंपॉर्टेंट ही मिल रहे हैं फिलहाल, लेकिन आज के टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना। एक न्यूमेरिकल अप्रोच के साथ ही ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया तो आप 100% इसका क्वेश्चन करके आने वाले हैं। तो थोड़ा सा क्लियर करते हुए टॉपिक को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में आती है कि इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, बट उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इंक्लूडेड एंगल से पहले आपको यह कंफर्म होना चाहिए कि यू आर वेल अवेयर ऑफ द टर्म बियरिंग। अगर आपको बियरिंग आती है ना और बियरिंग का सारा कंसेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली इंक्लूडेड एंगल में दिक्कत नहीं आएगी। पहले मैं आप लोगों को बियरिंग बता देता हूं क्या होती है। देखो, आपको पता है आपकी बियरिंग जो है वो दो तरीके की होती है। एक होता है आपकी ट्रू बियरिंग, एक होता है आप लोगों का मैग्नेटिक बियरिंग। ट्रू बियरिंग का मतलब वो जो आपके ज्योग्राफिकल नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर लाइन पे एंगल बनाया जाता है। बियरिंग का मतलब क्या है, पहले वही लिखवा देता हूं। एंगल फ्रॉम द नॉर्थ एक्सिस, ये बात याद रखेंगे आप लोग, आपके नॉर्थ एक्सिस से एंगल फ्रॉम द नॉर्थ एक्सिस ऑफ एनी लाइन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमेशा और हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होना चाहिए, उसको बियरिंग कहते हैं। अगर वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनाया गया है तो वो ट्रू बियरिंग कहलाता है। अगर वो मैग्नेटिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनाया गया है तो वो आपका मैग्नेटिक बियरिंग कहलाता है। अब यहां पर बात आती है कि इन्हीं दो बियरिंग के रिगार्डिंग एक और कंसेप्ट निकल कर आता है जिसको आप लोग नाम देते हो डिक्लाइनेशन। थोड़ा डायग्राम के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आप लोगों के पास डिक्लाइनेशन की बात कहूं तो एक ये आप लोगों को डायग्राम नजर आ रहा है। इस डायग्राम में ये है आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ, यानी ये ट्रू मेरिडियन है, और ये है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी ये जो पॉइंट है ये मैग्नेटिक नॉर्थ दर्शा रहा है। और आपके पास एक लाइन है, वो लाइन है 0A, यानी OA आपके पास एक लाइन है। जनाब आप ध्यान देखेंगे, ज्योग्राफिकल नॉर्थ यानी ट्रू मेरिडियन से इस लाइन का जो एंगल है वो अल्फा है, और मैग्नेटिक मेरिडियन से इस लाइन का जो एंगल है वो बीटा है। तो यहां पर जो अल्फा है ना, वो अल्फा है ट्रू बियरिंग, और जो बीटा है वो बीटा है आपका मैग्नेटिक बियरिंग। बेशक मैं लिख देता हूं, अल्फा क्या है ट्रू बियरिंग, बीटा क्या है मैग्नेटिक बियरिंग। और ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग के बीच का जो एंगल का डिफरेंस है, ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग के बीच का जो एंगल का डिफरेंस है वो डिफरेंस कहलाता है डिक्लाइनेशन। समझ में आ गया? वो डिफरेंस कहलाता है डिक्लाइनेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब डिक्लाइनेशन आपकी दो तरीके से होती है, एक होता है ईस्टर्न डिक्लाइनेशन, एक होता है वेस्टर्न डिक्लाइनेशन। मैं आपको ब्रशअप करा रहा हूं, मैं इंक्लूडेड एंगल पर लेकर आऊंगा मेजर, ये मैं आपको बस दिखा रहा हूं कि ये होता है, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ईस्टर्न डिक्लाइनेशन क्या है? जब आपका मैग्नेटिक मेरिडियन आपके ट्रू मेरिडियन के ईस्ट में होता है तो जो डिक्लाइनेशन बनती है वो ईस्टर्न होती है। आप देख सकते हैं यहां पर जो एंगल है वो नॉर्थ एक्सिस के ट्रू मेरिडियन के ईस्ट साइड में लाई कर रहा है, इसे ईस्टर्न डिक्लाइनेशन कहते हैं। और अगर आपका मैग्नेटिक मेरिडियन आपके ट्रू मेरिडियन के वेस्टर्न साइड में लाई करता है तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है उसे वेस्टर्न डिक्लाइनेशन का नाम दिया जाता है। अब ईस्टर्न डिक्लाइनेशन को पॉजिटिव भी कहते हैं, वेस्टर्न डिक्लाइनेशन को नेगेटिव भी कहते हैं। थोड़ा सा मैं इसको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आपके पास एक लाइन है OA,
और ट्रू मेरिडियन से इस लाइन का जो एंगल है वो अल्फा है, ये बन रहा, और मैग्नेटिक मेरिडियन से OA का जो एंगल है वो बीटा है। अब आपको क्या निकालना है? ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल निकालना है। वो कैसे निकलेगा? क्या मैं लिख सकता हूं मैग्नेटिक बियरिंग बीटा में से अगर मैं ट्रू बियरिंग अल्फा माइनस कर देता हूं तो डिफरेंस आ जाएगा दोनों के बीच का। तो मुझे फॉर्मूला समझ आ गया। ईस्टर्न डिक्लेरेशन के लिए क्या फॉर्मूला बन रहा था? ट्रू बियरिंग में से मैग्नेटिक बियरिंग माइनस करनी पड़ रही थी, तो आपका ईस्टर्न डिक्लेरेशन आ रहा था डायग्राम के हिसाब से, ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग। लेकिन वेस्टर्न डिक्लेरेशन में क्या है? मैग्नेटिक बियरिंग माइनस ट्रू बियरिंग होता है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसका नेगेटिव है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। यहां मैग्नेटिक बियरिंग माइनस हो रहा है, वहां मैग्नेटिक बियरिंग में से माइनस हो रहा है, इसलिए ये नेगेटिव होता है। ठीक है, फिर ये कुछ कॉमन बातें, किस्मत अच्छी हो तो आजकल पूछ लेगा कि सेम डिक्लाइनेशन की लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन को आइसोगोनिक कहते हैं, जीरो डिक्लाइनेशन लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन को एगोनिक लाइंस कहते हैं। एक पॉइंट और लिख सकते हो कि एगोनिक लाइंस भी आइसोगोनिक होती है। हाँ, एगोनिक लाइंस आर आइसोगोनिक, इन नेचर। क्यों? अरे एक बात बताओ, जो जीरो डिक्लाइनेशन है वो जीरो का भी तो सेम है, सारे पॉइंट का जीरो डिक्लाइनेशन है, सबका सेम है ना। तो जो सेम डिक्लाइनेशन है वो आइसोगोनिक है, तो सेम डिक्लाइनेशन जीरो भी तो सेम है सबका, 0 0 0 0 सबका सेम है। तो मैंने कहा आइसोगोनिक ही तो हुआ, बट आइसोगोनिक एगोनिक नहीं होता कभी भी। ये मत याद करना कि ऑल आइसोगोनिक आर एगोनिक, नहीं, बट ऑल एगोनिक आर आइसोगोनिक इन नेचर, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। तो जो मैंने अभी तक आपको बियरिंग का कंसेप्ट समझाया वो सब फॉर्मूले यहां पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं आगे चलना चाहता हूं इंक्लूडेड एंगल के कंसेप्ट की तरफ। इंक्लूडेड एंगल क्या होता है? देखो, मान लीजिए आप लोगों की दो लाइन है और ये लाइन किसी एक पॉइंट पे आके मिल रही है। सपोज दिस इज लाइन OA एंड दिस इज लाइन OB। एग्जांपल दे रहा हूं एक आपको, और ये आप लोगों का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। ठीक है, इस लाइन की जो बियरिंग है वो मान लीजिए अल्फा है और इस लाइन की जो बियरिंग है वो मान लीजिए बीटा है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इंक्लूडेड एंगल क्या होता है? इंक्लूडेड एंगल होता है प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन का जो एंगल है, प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन का क्लॉकवाइज एंगल। ये बात याद रखेंगे, नेक्स्ट लाइन का क्लॉकवाइज एंगल हमेशा क्लॉकवाइज होना चाहिए, उस एंगल को कहता हूं इंक्लूडेड एंगल। बस, तो प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन का जो क्लॉकवाइज एंगल है वो इंक्लूडेड एंगल है। अब इंक्लूडेड एंगल इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, इट कैन बी इंटरनल या इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब कैसे होता है पहले वो समझते हैं, पहले कंसेप्ट पर आ जाता हूं। ठीक है, क्लॉकवाइज एंगल क्या होगा? यहां OA लाइन जो है वो पहले लाइन है, बाद वाली लाइन या नेक्स्ट लाइन OB है। तो पहले वाली लाइन से नेक्स्ट लाइन का जो एंगल है ना क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में, उसको आप नाम दोगे इंक्लूडेड एंगल। क्लियर है ये बात? हमेशा यही डेफिनेशन होती है और कुछ नहीं होता। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी आपको क्लियर हुआ इंक्लूडेड एंगल क्या है? व्हेन टू लाइंस मीट एट अ पॉइंट, एंगल इनक्लोज्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल आइदर इंटीरियर और एक्सटीरियर हो सकता है, थर्ड लाइन में जो लिखा हुआ है। अब यहां एक डेफिनेशन है कि इट इज डिफाइंड एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर किया गया है फ्रॉम प्रीसीडिंग टू द फॉरवर्डिंग यानी नेक्स्ट लाइन। इंक्लूडेड एंगल की सिंपल सी डेफिनेशन है। अब मान लीजिए आपके पास कोई क्लोज ट्रावर्स है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, और ये क्लोज ट्रावर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। क्लॉकवाइज समझ रहे हैं आप सभी? घड़ी की सुई की दिशा में। यहां पर देखेंगे डायरेक्शन को, ये ऐसे ऐसे आपका चल रहा है, यानी ये क्लॉकवाइज है। तो आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने में फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या है? मैं अगर यहां पर बात करता हूं तो ये वाली लाइन पहली लाइन है, ये वाली लाइन दूसरी लाइन है, दिस वन इज द थर्ड लाइन एंड दिस वन इज द फोर्थ लाइन। क्लियर है? तो ये नंबर होते हैं। अब फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन का क्लॉकवाइज एंगल क्या होगा? अरे भाई आप बना के देखो ना, पहली से दूसरी लाइन का क्लॉकवाइज एंगल ऐसे चल रहा है बाहर, इससे इसका क्लॉकवाइज एंगल ऐसे चल रहा है बाहर, इससे इसका चल रहा है बाहर। तो ये कह सकता हूं अगर आपका ट्रावर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ है तो इंक्लूडेड एंगल कैसे होते हैं? एक्सटीरियर एंगल होते हैं। पेपर का क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना। ठीक है, हल्के में मत लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हो तो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, पेपर में 5 सेकंड लगेंगे, बना के देख सकते हो। कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया ना क्या होता है। अगर आप लोगों का एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हो तो मतलब उल्टा चल रहा हो, जैसा कि डायग्राम में देख सकते हो, अब एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स है, तो इस केस में क्या है, अरे उल्टा है ना, उल्टा हो गया। यहां पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, चौथी लाइन ये है, सब एक के पीछे लगे हुए हैं भीड़ की तरह। तुम मत लगना, स्पेशल तरीके से पढ़ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना भाई। अब इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, पहले वाली लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूसरी लाइन तक, बस। अब ये सारे अंदर बन रहे हैं, तो यही तो बताना था, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रावर्स हो तो इंक्लूडेड एंगल इंटीरियर होते हैं, बस। कैसे याद किया था मैंने तो बना के देख रखा है, तुम भी बना के देख सकते हो, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज में आई आ रहा है तो आई से इंटीरियर है बस, और क्लॉकवाइज में कोई नहीं है इसीलिए वो एक्सटीरियर है। क्लियर है मेरी बात, आगे चलते हैं। फिलहाल अब केसेस आते हैं, कुछ अलग अलग केसेस हैं, क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको दी हुई बियरिंग में से इंक्लूडेड एंगल निकालना है। अलग अलग केसेस आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं। जनाब सबसे पहले मेरे पास यहां पर बात आती है कि मान लीजिए आपके पास दो लाइन है, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, ओ ए ओ बी दो लाइन है, ये केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। और यहां पर जो ओ ए है, हर केस में ओ ए फर्स्ट लाइन होगी और ओ बी आपकी सेकेंड लाइन होगी। अब मान लीजिए आप लोगों को बियरिंग दे रखी है, आपको दोनों लाइन की बियरिंग दे रखी है, पहली लाइन की बियरिंग है अल्फा, दूसरी लाइन की बियरिंग है बीटा। क्या मैं लिख सकता हूं इंक्लूडेड एंगल यहां पर क्या होगा, आई ए मतलब इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, अरे सिंपल है ना, क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं दूसरे वाली लाइन की बियरिंग में से पहले वाली लाइन की बियरिंग हटा दो तो इंक्लूडेड एंगल आ जाएगा, यानी बीटा माइनस अल्फा। अब बहुत बच्चे अभी भी, आप में से ही कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देख लेना, बहुत बच्चे अभी भी क्या करेंगे, फॉर्मूला रट लेंगे। अरे मत रटो ना, Why are you always there to mug up all the things? वैसे ही सिविल इंजीनियरिंग एसएससी जेई की तैयारी में बहुत रटना पड़ता है, ये मत रटो, मैं पूरा समझा रहा हूं, सीख लो, पेपर में कोई भी केस आएगा अपन बना लेंगे, और आएगा इसी में से जो मैं बता रहा हूं। अब इंक्लूडेड एंगल समझ आया कैसे बना आप लोगों का। अब इसके बाद एक केस है, मान लो आपके पास दो लाइन है, ओ ए ओ बी, ओ ए पहली लाइन होगी, ओ बी सेकेंड लाइन होगी, दोनों की बियरिंग गिवन है और दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रही है, तो भी सिंपल सा फॉर्मूला बन रहा है, मैं डायरेक्टली लिखूंगा इस केस में तो बीटा माइनस अल्फा। वो तो देखने से समझ में आ रहा है, पूरे वाले में से पहले वाला हटा दो तो बीच का एंगल आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों की लाइन कुछ इस तरीके से दे रखी है कि आपका ओ ए तो ये है, ओ बी वो है, और यहां पर आपको बियरिंग जो दे रखी है वो क्लॉकवाइज बियरिंग है, सपोज, ध्यान से सुनना, होल सर्कल बियरिंग है सपोज। तो मैंने कहा मान लीजिए कि आप लोगों का ये वाला जो है ये तो हो गया बीटा, आपको दे रखा है ऐसे ही, और दूसरे वाली लाइन का जो बियरिंग है वो ये दे रखा है, लेट इट बी अल्फा डैश, लेट इट बी अल्फा डैश। पेपर में क्वेश्चन है आपका, दोनों का ट्रू बियरिंग दे रखा है और ट्रू बियरिंग हमेशा क्लॉकवाइज निकालते हैं, ये तो पता लग चुका है। तो इस केस में क्या होगा, मैं ऐसा लिख सकता हूं, जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो तो दोनों के बीच का होगा ना, वो तो दोनों के बीच का होगा। अगर यहां पर इंक्लूडेड एंगल पूछता है, इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, पहले वाली लाइन से दूसरी लाइन का क्लॉकवाइज एंगल। आप मेरी बात को समझने की प्रक्रिया में आ जाना, बहुत जरूरी बता रहा हूं। अगर मेरे बताए हुए डायग्राम के अकॉर्डिंग इंक्लूडेड एंगल मुझे निकालने देना, हाउ कैन आई कैलकुलेट, अरे सिंपल, दूसरे वाली लाइन की ट्रू बियरिंग में से अगर मैं पहले वाली लाइन की ट्रू बियरिंग माइनस कर दूं तो आ जाएगा, नीले वाला पोर्शन आ जाएगा ना। तो मैंने कहा बीटा माइनस में अगर अल्फा कर दूं, सॉरी अल्फा डैश माइनस में बीटा कर दूं, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम अल्फा डैश माइनस बीटा कर दूं तो इंक्लूडेड एंगल आ जाएगा। अब यार यहां डायग्राम के हिसाब से चलना है, मुझे कह रहा है कि इंटरनल एंगल निकालो, इंक्लूडेड नहीं इंटरनल, यानी दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो कैसे होगा, क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर इंटरनल एंगल इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा बीटा प्लस 360 में से अगर अल्फा डैश हटा दूं, भाई अल्फा डैश नॉर्थ से लेकर अगली लाइन तक का है, 360 में से अल्फा डैश माइनस कर दिया, जो बचा उसमें बीटा ऐड कर दिया, ये इंटरनल एंगल आ गया। तो रटोमा देयर इज नो फॉर्मूला फॉर द इंक्लूडेड एंगल, और बनते हैं फॉर्मूले बट मैं नहीं रटवा रहा, क्यों, सब समझ के चलो। एक केस और कराता हूं आपको, लास्ट केस है। अब आपको कह रहा है कि दो लाइन है और दोनों लाइन का बियरिंग आपको क्वाड्रेंशियल सिस्टम पे दिया हुआ है, यानी ओ ए का बियरिंग है अल्फा,
ओ बी का बियरिंग साउथ से गिवन है बीटा, साउथ से गिवन है बीटा, ये डायग्राम है। अब ये तो आपको पता होगा ना, क्वाड्रेंशियल बियरिंग, होल सर्कल बियरिंग। यहां आपको इंक्लूडेड एंगल निकालना है, ये टास्क है। हाउ कैन यू कैलकुलेट? प्लीज हैव कंसंट्रेशन। आई कैन से माय डियर स्टूडेंट, पहली बात तो एक शेर पढ़ना चाहता हूं, ट्रक के पीछे देखा था, या चलो अगले लेक्चर में पढ़ दूंगा अभी पहले समझा देता हूं, 10 मिनट ओवर हो जाएंगे। तो यहां पर अगर मेरे को इंक्लूडेड एंगल निकालना है तो एंगल क्या होगा, पहले डायग्राम के हिसाब से देखो। हमेशा डायग्राम बना लेना, पेपर में कभी गलत नहीं होगा। और 5 सेकंड 10 सेकंड लगते हैं मुश्किल से। पहली लाइन से दूसरी लाइन का क्लॉकवाइज एंगल। तो मैं एक बात तो कह सकता हूं, मुझे ये वाला एंगल चाहिए और ये पूरा एंगल चाहिए, यही मतलब तो है। ये वाला एंगल क्या है, 90 माइनस अल्फा, क्योंकि टोटल होता है 90, उसमें से अल्फा हटा दो, 90 माइनस अल्फा। ये एंगल है 90 और बीटा ऐड कर दो, तो ये क्या है 90 प्लस बीटा। तो टोटल क्या बन गया आप लोगों का, 90 माइनस अल्फा प्लस 90 प्लस बीटा, यानी 180 प्लस बीटा माइनस अल्फा। अब ये फॉर्मूला थोड़ी है, कंसेप्ट है। किसी भी तरीके से इंक्लूडेड एंगल आए आपको ऐसे ही करना है।